नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न देश में चल रहे पेपर लीक प्रोटेस्ट्स के ऊपर है। तो पिछले कुछ घंटों में एक खबर आई है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इसको जेन ज़ी के द्वारा एक बहुत बड़ी जीत के तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, अब जेन ज़ी के लिए कल की सुबह कैसे होने वाली है? और कल और क्या इस सब के बाद जितना कुछ हुआ, कुछ वास्तविक बदलाव एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्या? तो तुमने जवाब खुद ही दे दिया, मैं इसमें क्या बोलूं। सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है, आपने आंदोलन करा, आपको लग रहा था कि मंत्री के इस्तीफे से बात बनेगी, आपको इस्तीफा मिल गया, बधाई हो। लेकिन हाँ, अच्छा सवाल है कि अब कल की सुबह अलग कैसे होने वाली है, कल क्या बदल जाने वाला है। क्या बदल जाने वाला है पता नहीं, तुम बताओ क्या बदलेगा कल। मंत्री बदल गया है, और क्या बदला है? मंत्री तो बदल गया और शायद अच्छा हुआ, मंत्री बदल गया, ठीक है। एजुकेशन सेक्रेटरी को भी बदला गया है, और भी कई अफसर हैं उनको भी हटाया गया है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। उनकी जवाबदेही है, उनको एक जिम्मेदारी दी गई है व्यवस्था चलाने की, वो नहीं चला पाए तो उनको हटना पड़ा, वो ठीक है। पर कल क्या क्या बदला हुआ होगा मैं जानना चाहता हूँ। बैठो बैठो। हाँ ठीक है, और क्या बदला हुआ होगा? सर, ये धारणा मजबूत हो जाएगी कि इसी तरह का प्रोटेस्ट करने से बदलाव आएगा। चलो शुरू से शुरू करें। भारत में अभी हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 15,000 युवा आत्महत्या करते हैं। जेन-ज़ी उनकी बात हो रही है। कितने? 15,000। और पिछले 15 सालों में यह आंकड़ा लगभग दोगुना हो गया है, दोगुना। हम क्यों जेन-ज़ी और आत्महत्या के आंकड़ों से बात शुरू कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी थी अभी नीट पेपर लीक के साथ। 10 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, और वही मूल मुद्दा था, वही असली बात थी कि हमारे युवा जबरदस्त दबाव में हैं, तनाव में हैं। वही तो असली ह्यूमन ट्रेजेडी है ना, हमें उसी का तो समाधान चाहिए ना। तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूं, बैठ जाओ। 15,000 युवा प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहता है हर साल, और ये आंकड़ा 15 साल पहले की अपेक्षा लगभग दोगुना हो गया, 80-90% बढ़ा हुआ है। आशंका यह है कि भविष्य में और बढ़ेगा ही। अब एक और आंकड़ा सुनो, इन 15,000 में से सिर्फ 1,500 होते हैं जिनकी आत्महत्या का कारण होता है फेलियर इन एग्जामिनेशन। जिन्होंने आत्महत्या सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि उनको किसी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, ठीक है। 15,000 में से 1,500 जिनकी आत्महत्या का संबंध परीक्षाओं से था, और इन 1,500 में से भी और बहुत 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 कम है जिनका जिनका संबंध पेपर लीक की किसी घटना से हो, विशेष घटना से। क्योंकि पेपर कोई पहली बार नहीं लीक हुआ है, हम जानते हैं पिछले 10-15 सालों में पेपर्स लगातार लीक हुए हैं, दर्जनों बार लीक हुए हैं, दर्जनों बार, ठीक है। तो पेपर लगातार लीक होते रहे हैं, और हमने ये पाया है कि 15,000 में से सिर्फ 1,500 होते हैं जिनकी आत्महत्या का, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम जेन-ज़ी की बात कर रहे हैं, जिनकी आत्महत्या का संबंध परीक्षा में उनकी परफॉर्मेंस से होता है। और उन 1,500 में से भी और शायद बमुश्किल 10 से 20 होते हैं जिनका संबंध, जिनकी दर्दनाक मृत्यु का, आत्महत्या का संबंध पेपर लीक से होता है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि बाकी सब, लगभग बाकी सारे के सारे 14,990 वो युवा क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, और उनके लिए कल क्या बदल गया? क्या बदल गया? क्या हम मूल समस्या को समझना भी चाह रहे हैं? मूल समस्या यह है कि भारत अपने बच्चों और अपने युवाओं के साथ जबरदस्त नाइंसाफी करता है, यह है मूल समस्या। और ताज्जुब मुझे इस बात पर होता है कि इस मूल समस्या को स्वयं युवा ही नहीं समझना चाहते, जबकि नाइंसाफी उन्हीं के साथ हो रही है लगातार। मैं इसे नाइंसाफी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब उनके साथ समाज का, व्यवस्था का, परिवार का दुर्व्यवहार शुरू होता है,
तब वो इस हालत में भी नहीं होते हैं कि कोई चुनाव कर सकें। देखो, मैं आमतौर पर बोलता हूं कि किसी को विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। मैं आमतौर पर बोलता हूं कि कोई ये ना कहे कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मेरे साथ गलत हुआ, मैं तो मजबूर था। लेकिन उसमें एक अपवाद होता है, बच्चा। चुनाव वो करेगा ना जिसका कम से कम शारीरिक तंत्र इतना विकसित हो, ब्रेन इतना विकसित हो कि वो चुनाव कर पाए। 4 साल तो ज्यादा हो गया, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 14 साल का भी बच्चा चुनाव नहीं कर सकता। वो हर तरीके से आश्रित है, उसे कुछ नहीं पता और उसके सामर्थ्य भी कुछ नहीं। और यही वो वर्ग है जिसके साथ समाज व्यवस्था सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं। 22 लाख, सोचो, 22 लाख कैंडिडेट्स हैं, 22 लाख या 24 लाख। सीटें कितनी? 25,000 या 50,000 ऐसे ही रहती हैं। गवर्नमेंट की 25,000 सीटें। यूपीएससी कितना? 20 लाख या और ज्यादा? 12 लाख। और सीटें कितनी? 1,000। मैं पूछ रहा हूं, इन बच्चों को, इन युवाओं को सबसे पहले ये बताओ, ये सिखाया किसने कि इन्हीं रास्तों पर भागना जरूरी है? इन पर इतना दबाव बनाया किसने कि 1,000 सीटों के लिए 12 लाख युवा भागे जा रहे हैं? शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो कल की सुबह कुछ बदलने नहीं वाला। इस्तीफा आ गया लेकिन उससे कुछ बदलने नहीं वाला। बल्कि होगा ये कि वो लोग जो खुद उत्तरदायी हैं युवाओं पर पड़ते घोर दबाव के लिए, तनाव के लिए, वही सेलिब्रेशन की पार्टी में सबसे आगे आगे होंगे। उदाहरण के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। युवाओं की जो दुर्गति है उसके बहुत बड़े बेनिफिशियरी तो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ही हैं। बहुत सारी ये जो एग्जामिनेशन रिलेटेड सुसाइड्स होती हैं ये कोचिंग टाउन्स में होती हैं। पर अब जब उत्सव का माहौल बनेगा कि हाँ युवा जीत गए, तो उसमें बहुत सारे लोग आगे आगे होंगे, जिसमें कोचिंग वाले भी आगे आगे होंगे। माँ बाप भी कह रहे होंगे कि हाँ हाँ मेरा बच्चा भी गया था वहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन में, तो हमने सरकार को झुकाया, देखो मेरे बच्चे ने करके दिखाया। मेरे बच्चे ने तो करके दिखाया, पर तुम खुद वो हो जिसने अपने बच्चे पर उम्र भर प्रेशर बनाया, उम्र भर प्रेशर बनाया। वो असली ट्रेजेडी है जिसकी बात कोई नहीं करना चाहता। एक समाज के तौर पर, एक शिक्षा व्यवस्था के तौर पर, एक परिवार के तौर पर और व्यक्तियों के तौर पर, क्योंकि माँ बाप सबसे पहले व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं। हम कैसे हैं कि हम अपनी औलादों को अपने अरमान पूरा करने का जरिया बना लेते हैं? इस सवाल पर कोई बहस नहीं हो रही। और जब कोई बहस नहीं हो रही तो मुझे डर है कि कल की सुबह अलग नहीं होने वाली। कल फिर से सुबह न जाने कितने बच्चों और युवाओं को जबरदस्ती अंधेरे रास्तों पर ढकेल दिया जाएगा। अरे हमारे अरमान और हमारी इज्जत के लिए तुम जाओ, अब इंजीनियरिंग करो, जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बुआ का लड़का बन गया है ना जाकर डॉक्टर, तो तुम्हें भी डॉक्टर बनना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब तुम क्या कर रहे हो? छोटी मोटी नौकरी नहीं चलेगी, प्राइवेट नहीं चलेगा, आओ घर बैठो यूपीएससी की तैयारी करो। अच्छा तुम्हें दिल्ली जाकर तैयारी करनी है यूपीएससी की, चलो हम देते हैं पैसा, जाओ, हमारी इज्जत का सवाल है, तुम हमारे सपने साकार करके दिखाओ। ये सब कल सुबह फिर शुरू हो जाएगा। और ये वो कारण हैं जिन कारणों से युवा टूटता है, आत्महत्याएं होती हैं। ये कारण बरकरार रहने वाले हैं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। आज जो युवा उत्सव मना रहे हैं वही कल के अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, है ना? और वही कल अपने बच्चों पर फिर से दबाव डालने वाले हैं कि चलो 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 जिंदगी की रेस जीत कर दिखाओ। और जिंदगी है क्या वो जानते नहीं, जिंदगी का कुछ पता नहीं, पर जल्दी से माँ बाप बन जाना है और फिर अपने बच्चों को ढकेलते जाना है। ये असली ट्रेजेडी है जिसकी हम बात कर ही नहीं रहे, जिसकी बात कोई धरना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। तुम सोचो तो, तुम जा रहे हो, तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, तुम कुल क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि जो परीक्षा है उसका प्रोसेस फेयर होना चाहिए। तुम ये भी तो बता दो कि तुमने इस बात की कोई तहकीकात करी कि तुम्हें उस परीक्षा में बैठना भी चाहिए था या नहीं? तुम ये तो बार बार बोल रहे हो कि द एग्जाम, द एंट्रेंस एग्जाम, द सिलेक्शन प्रोसेस मस्ट बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। और ये बहुत वाजिब मांग है, मैं सहमत हूं इससे, बिल्कुल सहमत हूं। भाई आप अगर परीक्षा ले रहे हो और वो फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप परीक्षा ले ही क्यों रहे हो? फिक्स्ड मैच कौन खेलना चाहता है?
आपने पहले से ही तय कर रखा है कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं सेलेक्ट होगा। आप कभी पेपर लीक कर रहे हो, कभी सिलेक्शन बोर्ड का बायस है, कभी इंटरव्यू पैनल का अपना प्रिजुडिस है। आप ये सब नौटंकी अगर करने वाले हो तो एग्जाम लो ही मत। मैं भी चाहता हूं कि जब परीक्षा हो तो बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, न्याय होना चाहिए। और मैं खुद लाभार्थी रहा हूं ऐसी परीक्षाओं का जो फेयर थी, मेरिट बेस्ड थी, तो होना चाहिए। लेकिन ये तो बता दो कि ये जो इतने सारे लोग उन परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उन्हें बैठना भी चाहिए था क्या? परीक्षा तो फेयर होनी चाहिए थी, पर क्या हो अगर पता चले कि तुम उस परीक्षा में नाहक ही बैठे, कि तुम एक ऐसी सड़क के गड्ढों को हटाने की मांग कर रहे हो जिस सड़क पर तुम्हें कभी चलना ही नहीं चाहिए था। इसको तो फिर वही कहिए ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम कह रहे हो कि ये जो सड़क है सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके गड्ढे भर दे। मैं भी मानता हूं भाई सड़क है तो उसके गड्ढे भरे हुए होने चाहिए, पर उससे बिल्कुल हटकर और ज्यादा जरूरी एक दूसरा सवाल है, वो ये है कि तुम इस सड़क पे हो क्यों? तुम्हें इस सड़क पर भेज किसने दिया? मैं मानता हूं गड्ढे नहीं होने चाहिए सड़क पे, सरकार भरे, और सरकार नहीं भर रही तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार को भरना चाहिए, ठीक। पर तुम ये तो बता दो तुम क्यों हो इस सड़क पर? इतने सारे लोग, ये यूपीएससी, जेई, नीट, क्या ये सचमुच तुम्हारी अपनी मंशा है या तुम किसी और व्यवस्था के शिकार हो और उस व्यवस्था का तुम नाम भी नहीं ले रहे हो? तुम अपना सारा आक्रोश स्टेट पर निकाल रहे हो और तुम्हारा आक्रोश जायज भी है। स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, आक्रोश होना चाहिए, पर इसका आधा भी आक्रोश उन इंस्टीट्यूशंस के प्रति नहीं जिन्होंने तुम्हें अंधी राहों पर ढकेल दिया। बोलो तो। और अगर नहीं है तो कल की सुबह फिर यही होने वाला है कि बिल्कुल एक अनमना सा बच्चा या नौजवान आप पाओगे कि मां के द्वारा या बाप के द्वारा स्कूल बस पर ढकेला जा रहा है, जबरदस्ती धक्का देकर कॉलेज की ओर भेजा जा रहा है, ट्रेन का टिकट कटा करके कोटा की ओर भेजा जा रहा है, जाओ वहां जाओ। तुम्हें भी तो आईआईटीएन बनना है। क्यों बनना है? क्यों बनना है? यह बनने का कॉन्सेप्ट क्या है? लाइवलीहुड मैं भी मानता हूं होनी चाहिए, भूखा किसी को नहीं मरना चाहिए, हम सबके लिए कमाना जरूरी है भाई, पर लाइफ क्या सिर्फ लाइवलीहुड होती है या उससे आगे की कोई बात होती है? और क्या सचमुच आज के समय में लाइवलीहुड इतनी बिरली चीज है, इतनी बड़ी और इतनी महंगी चीज है कि लाइवलीहुड लाइवलीहुड कर करके तुम उसका बचपन और जवानी दोनों खराब कर दो? यह असली ट्रेजेडी है आज के युवा की, हमारी जेनजी की, और ज्यादा बड़ी इससे यह ट्रेजेडी है कि वो अपनी ही ट्रेजेडी से परिचित नहीं है। उसको लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी ये हुई है कि पेपर लीक हो गया। मैं कह रहा हूं ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्यादा बड़ी नाइंसाफी ये थी कि तुम उस पेपर में बैठे, क्योंकि तुम्हें उस पेपर में जबरदस्ती बैठाया गया है। देखो अपनी जिंदगी को और पूछो अपने आप से, क्या सचमुच तुम्हें उस पेपर में बैठना भी था? हर चीज में तो तुम आजादी आजादी कहते हो, और जिंदगी अपने बोध, अपने विवेक के अनुसार जीने की, चलने की आजादी, उसका कोई अर्थ नहीं। वो कहां है? तो ढाक की तीन पात। समस्या खून में है, तमाम तरह के टॉक्सिन्स खून में बह रहे हैं, खून ही गंदा हो गया हमारा, और एक मुहासा फोड़ करके हम पार्टी करना चाहते हैं कि देखो फतह, जीत मिल गई। जैसे कि वो मुहासा समस्या था, वो लक्षण था, सिम्टम था, बस सिम्टम। मूल समस्या जस की तस है, और अब खतरा यह है कि आप मूल समस्या से और ज्यादा बेखबर हो जाएंगे। आप कहेंगे देखो हमने मुहासा फोड़ के समस्या तो हल कर दी ना, तो अब कौन सी समस्या बची? जब ऐसा सोचने लग जाओ तो जो असली समस्या है वो और बढ़ जाती है, विकराल हो जाती है।